नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष के साथ सामयिक मुद्दों और आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पंजीकरण का कल अंतिम दिन। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 6 स्थानों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक। भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। नागर विमानन महानिदेशालय ने कई बार चेतावनी देने के बावजूद कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को विमान से उतारने का निर्देश दिया। भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी। 56 दिन की इस यात्रा का समापन 22 अगस्त को होगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय और सामयिक मुद्दों पर सहयोग तथा अनेक घटनाक्रमों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड महामारी की चुनौतियों के संदर्भ सहित सभी प्रासंगिक मुद्दों पर लगातार संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने दोहराया कि भारत की पड़ोस प्रथम की नीति में श्रीलंका का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पंजीकरण की कल अंतिम तिथि है। इस वर्ष कार्यक्रम का 4था संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है, जो विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थी सरकारी वेबसाइट MyGov पर innovateindia.mygov.in में पंजीकरण करा सकते हैं। एक रिपोर्ट। कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे, बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रूबरू होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र, अध्यापक या अभिभावक MyGov इनोवेट प्लेटफॉर्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुली है। प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर श्री मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ मैं मधुलिका। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का देश के 6 स्थानों में आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये 6 स्थान हैं जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु। नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी और भी बेहतरीन की जाएगी, क्योंकि लोगों को इतिहास के पन्नों के साथ अपनी भाषा में आजादी की लड़ाई की जानकारी मिले, आजादी के बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मिले, ये जरूरी है। और इसमें गांधी जी
सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर आम्बेडकर, नेहरू जी और सारे क्रांतिकारी भी, खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, इन्हीं के बदौलत हमें आजादी मिली है। यही संदेश इस प्रदर्शनी का है। जम्मू में प्रदर्शनी में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को दर्शाया गया है। इसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से संबंधित फोटो विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए हैं। ब्रिगेडियर सिंह ने अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित कबायलियों के हमले को अकेले दम पर विफल कर दिया था। ब्रिगेडियर सिंह आजाद भारत में महावीर चक्र पाने वाले पहले सैनिक थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अमृत महोत्सव के अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 60 लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्वाधीनता आंदोलन के बारे में विशेष फोटो प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। इसमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और देश के स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान संबंधी चित्र दिखाए गए हैं। प्रदर्शनी में अनेक दुर्लभ फोटो और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। मणिपुर के इम्फाल में 5 दिन तक चलने वाली एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मणिपुर के सांसद डॉक्टर आर.के. रंजन ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में आयने और मोइरांग के योगदान का उल्लेख किया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का चित्रण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि चिकित्सक समुदाय के कारण देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सर्वाधिक है। डॉक्टर हर्षवर्धन आज मध्य प्रदेश के भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कई सुविधाओं का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एम्स का पूरे देश में एक तंत्र स्थापित करके सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संस्थानों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान सेवा संचालन कंपनियों से कहा है कि लगातार चेतावनी के बावजूद जो यात्री मास्क उचित ढंग से नहीं पहनते हैं उन्हें विमान से उतार दिया जाना चाहिए। महानिदेशालय ने कहा कि यात्रियों के लिए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। महानिदेशालय ने कहा है कि ये देखा गया है कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ लोग कोविड के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये लोग उचित ढंग से मास्क नहीं पहनते हैं और प्रवेश द्वारों पर परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का भी पालन नहीं हो रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या अन्य पुलिसकर्मियों को हवाई अड्डों के प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बिना मास्क के कोई यात्री अंदर नहीं जाने पाए। महानिदेशालय ने कहा है कि यदि कोई यात्री कोविड मानकों का पालन नहीं करता है तो उसे उचित चेतावनी के बाद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया जाना चाहिए। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में करीब 3 करोड़ लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते एक दिन के दौरान 20,53,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.82% हो गई है। कई राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में 2,02,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। बीते एक दिन में 24,882 कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। मुंबई में कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने आवासीय सोसाइटियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। बीएमसी ने अधिकारियों को ऐसे आवासीय इमारतों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिनमें पिछले कुछ दिनों में झुग्गी इलाकों से भी अधिक कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा बीएमसी ने हाउसिंग सोसाइटियों से अपील की है कि वे प्रशासन को कोविड-19 नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के बारे में सूचित करें। साथ ही अब जो लोग होम क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से संस्थागत संगरोध में स्थानांतरित किया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा।
श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 0112331444 पर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तमिलनाडु में कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विशेष चुनाव पर्यवेक्षकों ने जिला चुनाव अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की है। राज्य में अभी तक बिना वैध कागजात के 100 करोड़ रुपए के स्वर्ण आभूषण और नकद राशि जब्त की गई है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सभी जिलों में यात्राएं, प्रदर्शनी और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिलों में ईवीएम रवाना की जा रही है। डेमोक्रेटिक फ्रंट सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं कर रहा है। केरल में राज्य में प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वे इस बार फिर धर्मादम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथाला ने बताया कि राज्य की 91 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा कल की जाएगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। पार्टी मुख्यालय में चल रही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। बैठक में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले की घटना की और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सुश्री बनर्जी के घायल होने पर मुख्य सचिव द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है। मुख्य सचिव अलापन बनर्जी को आज शाम तक पूरे मामले पर और स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने तथा जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के घर होने पर चुनाव आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट से असंतुष्ट निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव, विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक और विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे से आज तक रिपोर्ट देने को कहा है। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाड़े ने कहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। आज गुवाहाटी में आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं की एक कार्यशाला में उन्होंने संवाददाताओं से अनुरोध किया कि वे चुनाव से संबंधित सभी सूचनाएं आम लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक बनाने में आकाशवाणी की भूमिका की भी सराहना की। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक समाचार एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि संवाददाताओं को ऐसी खबरें देनी चाहिए जिससे बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने आएं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर बल दिया है कि सरकार की आलोचना सूचना के आधार पर और विश्वसनीय ढंग से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन केवल विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए सरकार के हर कदम का विरोध करना सही नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि सदन के कामकाज को दिन भर के लिए निलंबित करने को नियमित प्रक्रिया बनाने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस देने से बचा जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल
HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपने देश की तरक्की को आप कैसे आंकते हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क हाईवेज का जबरदस्त नेटवर्क देखो। अभी इंडिया में 40 किलोमीटर हाईवेज प्रतिदिन निर्माण होता है। वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, शानदार स्कूल और अस्पताल, ये है प्रोग्रेस। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, बैंक अकाउंट में सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफर। गांव बदल रहा है, आप देखो तो। सारा कामकाज ऑनलाइन पेपरलेस हो रहा है। अभी तो पटरी पर सामान बेचने वाले तक डिजिटल हो गए। तरक्की तो दिखती है ना। हमारी सेनाओं के पास वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। और आप जानते हैं यह तरक्की है आपके योगदान से। जी, यानी आपका अग्रिम आयकर। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष के साथ सामयिक मुद्दों और आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पंजीकरण का कल अंतिम दिन। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 6 स्थानों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक। भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। नागर विमानन महानिदेशालय ने कई बार चेतावनी देने के बावजूद कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को विमान से उतारने का निर्देश दिया। भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी। 56 दिन की इस यात्रा का समापन 22 अगस्त को होगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब प्रस्तुत है संसद में सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार को हुई। इस सप्ताह दोनों सदनों की 3-3 बैठकें हुई। हालांकि तीनों दिन विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सोमवार को लोकसभा की बैठक अपराह्न 4 बजे शुरू हुई। बैठक शुरू होने पर सदन ने अपने दिवंगत सदस्यों मोहन एस डेरकर और नंद कुमार सिंह चौहान तथा 7 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इन पूर्व सदस्यों में राजेंद्र कुमार शर्मा, शरद कार, MR कदम्बुर, जनार्दनन, M देवीकन, महावीर भगोरा, कैप्टन सतीश शर्मा और D पांडियन शामिल हैं। इसके बाद 4:10 पर सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे जब सदन की बैठक पुनः आरंभ हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर महिला सांसदों के साथ देश विदेश की सभी महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन महिलाओं की उपलब्धियों और उनके उत्कृष्ट कार्यों का उत्सव मनाने का पर्व है। इसी दौरान विपक्षी सदस्य महंगाई के मुद्दे को लेकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शोर शराबा बंद करने और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा होने देने की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और उन्होंने बैठक 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। शाम 7 बजे जब बैठक शुरू हुई तो महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच महिलाओं के विषय को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा
की शुरुआत करते हुए वाईएसआर कांग्रेस की सत्यवती ने कहा कि महिला प्रतिनिधियों के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि महिलाओं के साथ मिलकर उनके सशक्तिकरण के लिए काम करें। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि समाज महिलाओं को वो सम्मान नहीं देना चाहता जिसकी वो हकदार हैं। तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी राय ने कहा कि इस अवसर पर देश को संकल्प लेना होगा कि दहेज मुक्त भारत बनाना चाहिए। निर्दलीय सदस्य नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र में हर महिला जीजाबाई से प्रेरणा लेती है, जिनके पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे थे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण शाम करीब 7:30 बजे सदन की बैठक शेष समय के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 9 बजे शुरू हुई और सदन ने अपने 3 पूर्व सदस्यों कांग्रेस नेता सतीश शर्मा, न्यायविद रामा जोइस और राजदा नेता विद्यासागर निषाद को श्रद्धांजलि भी दी। भाजपा के 3 नए सदस्यों विश्वजीत दैमारी, दिनेश चंद जीमल भाई अनवाडिया और राम भाई हरिजी भाई मोकारिया ने सदन की सदस्यता की शपथ भी ली। दैमारी असम से निर्वाचित हुए हैं, वहीं शेष दोनों सदस्य गुजरात से विजयी हुए हैं। इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के नए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया। नायडू ने कहा कि प्रक्रिया और नियमों के अनुसार सदन के सुचारू कामकाज में विपक्ष के नेता की अहम भूमिका होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि उच्च सदन को खड़गे के समृद्ध और विविध अनुभव से काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सभापति नायडू ने कुछ सदस्यों के दिल्ली में रहते हुए भी सदन में नहीं आने और विभिन्न संसदीय समिति की बैठकों में भाग नहीं लेने पर हैरत जताई। सभापति नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने का जिक्र करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है जिसमें महिलाएं शब्दों और कार्यों दोनों तरह से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुद को व्यक्त कर सकें। इस मौके पर उन्होंने सदन की महिला सदस्यों और महिला नागरिकों द्वारा देश के विकास में दिए गए योगदान की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई महिला सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सदन में शून्यकाल शुरू होते ही कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया। इस वजह से सदन की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद कार्यवाही अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति नायडू ने कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस मिला है, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध किया है। खड़गे ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में खासी वृद्धि होने का जिक्र करते हुए इसे ज्वलंत विषय बताया तथा इस संबंध में चर्चा कराने की मांग की। नियम 267 के तहत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर किसी अत्यावश्यक मुद्दे पर चर्चा की जाती है। नायडू ने कहा कि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि सदस्य मौजूदा सत्र में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान एवं अन्य मौकों पर इस संबंध में अपनी बात रख सकते हैं। उधर राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने लगातार दूसरे दिन भी विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया। विपक्ष इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग कर रहा था। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही और 2 बार के स्थगन के बाद बैठक अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उपसभापति हरिवंश ने शून्यकाल में कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र, शिवसेना सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी और द्रमुक के टी शिवा की ओर से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस मिले हैं, जिनमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर तुरंत चर्चा का अनुरोध किया है। हरिवंश ने कहा कि इस संबंध में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल ही व्यवस्था दे दी थी और उनके फैसले पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सदस्य मौजूदा सत्र में कई अवसरों पर इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। बुधवार को दोनों सदनों में किसानों से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। संसद के दोनों सदनों की बैठक सोमवार को होगी। बृहस्पतिवार 11 मार्च को महाशिवरात्रि होने के कारण संसद में अवकाश था। वहीं शुक्रवार को दोनों सदनों की बैठक कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में फैसला किया गया कि शुक्रवार को सभा की बैठक नहीं होगी। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंच गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाराणसी के अलावा राष्ट्रपति सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जैसे ही दशाश्वमेध घाट पर आरती के दीप जले, पूरा वातावरण हर हर महादेव और वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। यह पहली बार है जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर विशेष महागंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें 9 अर्चकों द्वारा आरती की गई। कार्यक्रम की भव्यता को यहाँ रिद्धि सिद्धि के रूप में उपस्थित 18 कन्याओं ने कई गुना बढ़ा दिया। दशाश्वमेध घाट को फूलों, मालाओं और दीपों से बेहतरीन ढंग से सजाया और संवारा गया है। मनोज त्रिपाठी के साथ मैं MS यादव, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 28 जून से शुरू होगी। 56 दिन चलने वाली यात्रा का समापन 22 अगस्त को होगा। पिछले साल कोविड महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। हालांकि इस वर्ष भी कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने की खबरें हैं, इसलिए यात्रा के दौरान कोविड के मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। श्री अमरनाथ तीर्थ बोर्ड ने कहा कि प्रातः और संध्या की पूजा और आरती का ऑनलाइन प्रसारण होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। उधर लखनऊ में कल चौथे एक दिवसीय मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जलापूर्ति के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 3 करोड़ 80 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन की आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि 7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घरों तक पानी की आपूर्ति का दायरा 1.5 साल में 17% से बढ़कर 37% हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष के साथ सामयिक मुद्दों और आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पंजीकरण का कल अंतिम दिन। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 6 स्थानों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक। भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। नागर विमानन महानिदेशालय ने कई बार चेतावनी देने के बावजूद कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को विमान से उतारने का निर्देश दिया। भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। और अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।